हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उपागमों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला उपागम हम पढ़ेंगे आज ऐतिहासिक उपागम। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत के उपागम की। तो राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए अलग अलग उपागम हैं, अलग अलग अप्रोचेस हैं। कई बार इनको दृष्टिकोण भी कह दिए जाता है राजनीतिक सिद्धांत के। तो आज हम ऐतिहासिक उपागम की बात कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ऐतिहासिक उपागम को ही कवर करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो इम्पॉर्टेंट है, पूरा देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं कि ऐतिहासिक उपागम क्या है। तो ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत वर्तमान राजनीति को अतीत की घटनाओं के संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ पे के लिए काट देते हैं। तो यदि हम भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस तथा या चीन की वर्तमान राजनीति का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान जरूरी होगा। देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक उपागम क्या है? सिंपल सी बात है। हम राजनीतिक सिद्धांत को, जो राजनीतिक व्यवस्था है, किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसको समझने के लिए हम एक उपागम है, एक तरीका है जिसका नाम है ऐतिहासिक उपागम, तो इसका भी प्रयोग करते हैं। देखो क्या होता है कि हम अगर समझना चाहते हैं कि चीन में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है, हम भारत में राजनीतिक व्यवस्था को समझना चाहते हैं, हम अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझना चाहते हैं, तो समझने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है ऐतिहासिक तरीका, ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम क्या करता है? ये अतीत की, जो इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, उनको समझने का प्रयास करता है और उनके आधार पर वर्तमान वर्तमान राजनीति को समझने का प्रयास करता है। आप खुद सोचिए, जब भी मैं कोई भी चैप्टर भारत के रिगार्डिंग आपको पढ़ाता हूँ या आगे आप पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर, तो मैं आप समझेंगे कि जब कभी भी आपको पढ़ाया जाएगा भारत के बारे में, तो भारत की हिस्ट्री को हमेशा ही शामिल किया जाता है। जैसे कि भारत में बहुत सारे कुरीतियाँ या बहुत सारे समाज में बुराइयाँ सामने आ गई थी, लेकिन उन बुराइयों के पीछे एक कारण था, जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे भारत के ऊपर, जिस कारण से भारतीय समाज ने अपने आप को बांधने का प्रयास किया था, अपने आप को कुछ नियमों में बांधने का प्रयास किया, और कई सारे बेकार नियम भी शामिल हुए थे। मतलब यह है कि भारत को बिना इतिहास के हम नहीं समझ सकते, क्योंकि भारत में कई सारे आक्रमण हुए हैं, कई सारे राजाओं का शासन रहा है, कई सारे अलग अलग धर्मों के शासक यहाँ पर रहे हैं। तो भारत को अगर हम समझना चाहते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अगर हम समझना चाहते हैं, तो हमें जो भारत का इतिहास रहा है उसको भी समझना पड़ेगा, है ना? तो ऐतिहासिक उपागम यही चीज़ करता है। ऐतिहासिक उपागम इतिहास की में जो घटनाएं घटित होती हैं उसको समझकर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करता है। जैसे कि आज भारत की स्थिति बताइए कैसी है? आज भारत में एक संविधान पाया जाता है। संविधान ने पूरे भारत में कई सारी व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, और हम देखते हैं कि भारत में कौन सा शासन स्थापित है? तो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है। तो ये वाली संसदीय शासन प्रणाली भारत में पाई जाती है। लेकिन इसका आंसर हमें इतिहास से ही मिलता है कि आखिर आखिर भारत ने संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई? क्योंकि हम इतिहास में जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ था, तो भारत में ब्रिटेन की नीतियाँ ही फॉलो की गई थी, नीतियाँ लागू की गई थी। और ब्रिटेन में ही तो संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित है, और इसीलिए भारत ने भी ब्रिटेन के जैसी व्यवस्था अपने देश में स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि भारतीय लोग उस समय ब्रिटेन की व्यवस्था से ज़्यादा परिचित या ज़्यादा जानकार हो गए थे। दूसरी तरफ अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे या किसी दूसरे देश की बात करें, अगर हम ब्रिटेन की ही बात करते हैं, तो ब्रिटेन में कई लोग हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ब्रिटेन में जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ पर आज भी मोनार्की यानी कि राजा हैं। भले ही प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति की जगह वहाँ पर एक जैसे कि पहले तो अभी रानी एलिजाबेथ थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद अब वहाँ के एक राजा हैं। तो मतलब ये राजतंत्र को साथ लेकर चल रहा है ब्रिटेन। ऐसा क्यों है? क्या आखिर ब्रिटेन के लोग राजतंत्र को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? भले ही वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पर एक राजतंत्र है, नाम मात्र का ही सही, लेकिन फिर भी है। तो आखिर उसके पीछे क्या कारण है? तो वो सारी बातें हमें अतीत से ही समझ में आती है। तो सिंपल सी बात है, ये जो ऐतिहासिक उपागम है वो हमें वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए अतीत की घटनाओं को समझकर वर्तमान चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। ठीक है? ऐतिहासिक घटनाओं
जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है हिस्टोरिकल, उसको समझकर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को समझने का काम ऐतिहासिक उपागम करता है। ऐतिहासिक उपागम का महत्व आज भी स्वीकार किया जाता है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अनेक समर्थक किसी देश की राजनीति के विश्लेषण के लिए वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन जरूरी समझते हैं। राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन उस देश में प्रचलित ऐसे मूल्यों, मान्यताओं और मानकों का अध्ययन किया जाता है जो शासक वर्ग, शासन प्रणाली और शासन प्रक्रिया को वैधता प्रदान करते हैं। जाहिर है, किसी देश की राजनीतिक संस्कृति की जानकारी के लिए उसके इतिहास के पन्ने पलटना जरूरी होगा। उदाहरण के लिए, भारतीय इतिहास की जानकारी के बिना भारत की राजनीतिक संस्कृति के बारे में कोई राय बनाना व्यर्थ होगा। देखिए दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक उपागम है, इसको नॉर्मली परंपरागत उपागम भी कहा जाता है। देखो, उपागम एक तो परंपरागत होता है, जो पुराने उपागम है उनको हम परंपरागत कह देते हैं, ठीक है, परंपरागत। और दूसरा जो नए उपागम आ रहे हैं उनको हम आधुनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक उपागम। तो एक परंपरागत उपागम होते हैं और एक आधुनिक उपागम होते हैं। तो परंपरागत के अंतर्गत कई सारे उपागम आते हैं। इसी में से एक उपागम है ऐतिहासिक उपागम। तो ये एक पुराना तरीका है राज्य की व्यवस्था को, राजनीति को समझने का, ऐतिहासिक उपागम। लेकिन जो बहुत सारे जो आधुनिक उपागम के जो समर्थक हैं, जो आधुनिक, जो आज के टाइम पर कई नए तरीकों के द्वारा देश की राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को, पॉलिटिकल कल्चर को समझने का प्रयास करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है कि किस तरह से एक राजनीतिक व्यवस्था किसी देश में स्थापित रही है पुराने समय से, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक संस्कृति है किसी देश की, ये भी तो इतिहास से जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जो आधुनिक विचारक हैं, आधुनिक उपागम के समर्थक हैं, वो भी इतिहास के पन्ने, मतलब इतिहास को देखते हैं, एक बार किसी देश के इतिहास को समझते हैं, उसके बाद ही वो राजनीतिक व्यवस्था को समझ पाते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमें भारत में राजनीतिक संस्कृति को समझना है तो हम क्या क्या देखेंगे? हम अशोक को याद करेंगे कि अरे, अशोक ने तो धम्म का सिद्धांत लागू किया था। अशोक ने तो पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए थे, उन्हें पशु चिकित्सा प्रोवाइड करवाई थी। अशोक ने ऐसे ऐसे कार्य किए थे। हम वैदिक काल भी देखेंगे कि अरे, वैदिक काल में सभा और समिति हुआ करती थी, ये लोकतंत्र की तरह था भारत में ये सिस्टम। इसके अलावा हम कई सारी चीज़ें देखेंगे। हम अकबर को भी याद करेंगे मेडाइवल पीरियड में, कि अकबर ने ये चीज़ें स्थापित कराई थी अपने शासन में। सुलह कुल की नीति लाया था अकबर। तो जो मतलब ये है कि जब हम राजनीतिक संस्कृति को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हम इतिहास को भी देखने लगते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए, जो आधुनिक विचारक हैं वो भी एक तरह से ऐतिहासिक उपागम की मदद लेते हैं। इस प्रकार भारतीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय लक्ष्यों की जानकारी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास तथा तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू इत्यादि के चिंतन से परिचित होना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, भारत की राजनीतिक संस्थानों और राजनीतिक दलों के व्यवहार को समझने के लिए इनके ऐतिहासिक विकास की जानकारी लाभदायक होगी। इसके आगे अगर आपको बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक उपागम जो है दोस्तों, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट उपागम है, इसका महत्व भी काफ़ी है। ऐसा इसलिए, अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें, तो अगर हम भारतीय राजनीति को समझना चाहते हैं, भारत का ये जो राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है उसको समझना चाहते हैं, तो हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना होगा। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उस दौरान जो भारत के प्रमुख लीडर थे, नेता थे, इन्होंने क्या क्या विचार रखे थे। देखो, आज भारत बात करता है कि सभी का विकास हो, सबका विकास हो, या बात करता है कि हर कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। हर स्कूल वगैरह में खाना वगैरह सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। आज राशन सरकार बांट रही है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? आज आप देखोगे कि नागरिक हैं, उनको कितने सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। ये जो स्वतंत्रता आंदोलन था, यहाँ से ये सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम अपने देश में जनता की सेवा करेंगे। जो सरकार बनेगी वो जनता को अधिकार देगी। देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही कई सारी चीज़ें निश्चित कर ली थी और देश उन्हीं आदर्शों को फॉलो आज भी कर रहा है। क्योंकि उस समय आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाता था व्यक्ति को, नेताओं को। तो नेताओं ने ये बातें याद रखी कि हो सकता है कि कोई अच्छा इंसान आंदोलन के जरिए कुछ बदलाव लाना चाहता हो, तो उसे मौका मिले, इसलिए उसको कई सारे अधिकार भी दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि पुलिस को अनलिमिटेड अधिकार हो,
इसके अलावा कुल मिलाकर कहा जाए कि हमारा जो एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था वो एक बहुत लंबा आंदोलन था। उस दौरान भारतीय नेताओं ने कई सारी चीज़ें भारत के लिए निश्चित कर ली थी कि स्वतंत्र भारत ऐसा-ऐसा होना चाहिए, और उन्हीं आदर्शों को भारत में आगे संविधान में शामिल किया गया और फिर देश में उन्हें लागू किया गया, उनके विचारों को। जैसे कि हम गांधी जी के विचारों पर चलते हैं, अहिंसा का विचार, हालांकि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन गांधी जी ने इसे काफ़ी प्रमुखता से सामने रखा। तो भारत अहिंसा को कितना ज़्यादा बढ़ावा देता है कि अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा ना हो। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की देन रही हैं, तो हम इसको भुला नहीं कर सकते। अगर हमें आज के भारत को समझना है तो हमें यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन को भी समझना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम भारत की राजनीतिक संस्थानों को, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि पार्लियामेंट हो गए, अलग-अलग जो संस्थाएँ हैं भारतीय, अगर हम इसको समझना चाहते हैं, जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर हम उनके व्यवहार को समझना चाहते हैं, तो हमें ऐतिहासिक उपागम का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। जैसे कि अगर हम बीजेपी के आज के टाइम पर अगर हम बीजेपी के व्यवहार को समझना चाहते हैं कि ये कैसी राजनीति कर रहे हैं इनके द्वारा, तो अगर हम इनके विकास को समझ लें, ऐतिहासिक विकास को समझें, तो हमें सारी बातें समझ में आएँगी। अगर हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को समझना चाहते हैं, तो हम उनके अगर इतिहास को देखें, तो हमें ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा कि ये क्या राजनीति करना चाहते हैं या ये किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। ये जो ऐतिहासिक उपागम है, इस उपागम की पैरवी करने वालों द्वारा माना जाता है कि राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनकी व्याख्या या विश्लेषण करने के लिए कुछ ऐतिहासिक कारकों जैसे समय, स्थान, परिस्थितियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहे जाए तो इस उपागम में भूतकाल या अतीत से वर्तमान को परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। यहाँ इतिहास अपनी व्यापक समझ में अतीत के विश्वासों और व्यवहार से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी बात तो यही है कि ये जो उपागम है, ऐतिहासिक उपागम, ये जो अतीत, ये जो बीता हुआ जो समय होता है, काल, भूतकाल जो होता है, उससे वर्तमान काल को समझने का प्रयास किया जाता है। मतलब पास्ट का सहारा लेते हुए प्रेजेंट को समझना ही ऐतिहासिक उपागम है। ठीक है, अतीत का सहारा लेकर वर्तमान को समझने का प्रयास ही ऐतिहासिक उपागम है, आप कह सकते हैं। इसके साथ ही इसके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ऐतिहासिक उपागम के जरिए अगर हम राजनीतिक घटनाओं को समझना चाहते हैं, तो हम कुछ समय और परिस्थितियों और स्थान को भी याद रख सकते हैं। जैसे कि कई बार होता है ना, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से भी नियम बनाए जाते हैं। अब 2000 साल पहले जो नियम थे भारत में, परिस्थितियां अलग होंगी। आज से 200 साल पहले जो कठोर नियम थे भारत में, समाज में, तो उस समय परिस्थितियां अलग थी, आज अलग हैं, तो परिस्थितियां भी याद रखना आवश्यक होता है। तो ये सारी बातें थी। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, जितने भी यहाँ पे नोट्स आपको बताए गए, ये सारा आपको याद होना चाहिए। बहुत बड़ा नोट्स नहीं है, आप याद कर लो, चाहे रटना पड़े तो रट लो, समझ लो अच्छे से। अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप सेव करो माइंड में, ताकि आप लिख कर आ सकें। तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। और बाकी डायरेक्टली वो नहीं बोलेगा कि सिर्फ ऐतिहासिक उपागम लिखो, लेकिन कुछ और भी साथ में बोलेगा, तो मिक्स करके आप जो भी चीज़ें हैं लिखना, काफ़ी अच्छा अपना आंसर देना। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आई होंगी, इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।